हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था इलेक्ट्रिसिटी वाली वीडियो में, जिसमें हमने समझाया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह फाइंड किए जाते हैं, क्या उनकी डेफिनेशंस होती हैं ना। ओम्स लॉ के बेस पे भी वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें समझी थी हमने, तो उसी के बेस पे ध्यान रखते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स का जो है आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली करंट यानी कि आई, चार्ज यानी कि क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी, और ओम्स लॉ जो इनसे रिलेशन बनाता है V इक्वल टू आई आर। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हम आज यहाँ पे करने वाले हैं, और साथ ही साथ रजिस्टिविटी जिस पे डिपेंड ये करता है। फिर R इक्वल टू फॉर्मूला पड़ा था रो एल अपॉन ए, जिस पे ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली लेंथ पे और इन्वर्सली एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस के बेस पे आज हम यहाँ पे इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना सभी लोगों में, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे सामने स्क्रीन पे है वो है कि एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। तो इसमें फाइंड करना है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। भाई क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं फटाफट से। भाई हमें करंट दिया हुआ है, भाई ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आई इज इक्वल टू जो है 0.5 जो है मुझे एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। करंट की वैल्यू मुझे दी हुई है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई मुझे क्या क्या दिया हुआ है। गिवन जो करंट मुझे दिया है आई की वैल्यू वो 0.5 एम्पियर दी हुई है। टाइम मुझे दिया हुआ है कितना, 10 मिनट्स, ठीक है। 10 मिनट्स का मुझे टाइम दिया हुआ है। भाई टाइम की जो यूनिट होती है वो तो सेकंड होती है, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किससे, 60 से मल्टीप्लाई करके। नाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेकंड। तो अब मेरा जो टाइम आ गया वो आ गया 600 सेकंड। तो अगर मुझे फाइंड करना है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज हमसे पूछा है, तो चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, IT। तो भाई IT का मतलब है I की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 0.5, और जो टाइम है वो मेरा कितना आया 600 सेकेंड, ठीक है, सॉरी 600 सेकेंड। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये यहाँ पे हटा देते हैं इसको। तो 0.5 इंटू 600 सेकेंड, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे, भाई पॉइंट हटाया यहाँ से तो अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल, तो 6 5 हमारा जो आंसर आएगा निकल के फाइनल वो आ जाएगा 300। और चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। तो ये भी ध्यान रखना कि SI यूनिट जो चार्ज की होती है वो क्या होती है, SI यूनिट ऑफ क्या है हमारी, चार्ज की SI यूनिट है हमारी, ठीक है। चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। तो इस तरीके से हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलाम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। भाई क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं एक बार। हेयर हमें जो जो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं एक बार। भाई Q दिया हुआ है मुझे, कितना दिया हुआ है 2 कूलाम, और साथ ही साथ मुझे पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है। V कितना दिया हुआ है मुझे 12 वोल्ट्स। तो भाई मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे वर्क फाइंड करना है। तो वर्क फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास, भाई हमें पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस V होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी V इक्वल टू W अपॉन Q, एक यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट्स के बीच लेके आने में जो काम होता है ना, जो वर्क होता है। फाइंड करेंगे तो भाई V कितना आ जाएगा, फॉर्मूला अगर यहाँ से W देखें, W कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो W इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा V इंटू Q। बस वैल्यूज पास कर देंगे, 12 इंटू 2, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 12 2 जार 24 जूल। वर्क की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल। तो ये मेरी SI यूनिट है किसकी, वर्क की। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, शेयर कर देना सभी दोस्तों में। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स। 220 वोल्ट का सोर्स दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट जो है वो दिया हुआ मुझे 1200 ओम। तो भाई देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, लिख लेते हैं इसको। गिवन मुझे दिया हुआ है वोल्टेज कितना है 220, साथ ही साथ मुझे रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है कितना है 1200 ओम। 1200 ओम मुझे दिया हुआ है। तो चलिए अब हमारे पास V और R के साथ अगर I निकालना तो मेरे पास क्या है भाई, ओम्स लॉ। तो मैं लिखूंगा यूजिंग क्या, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का यूज करेंगे। तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से अगर मुझे I फाइंड करना हो तो क्या कर सकते हैं, V अपॉन R। तो V अपॉन R बस वैल्यूज पास करनी है। अब तो मैं V कितना दिया हुआ मुझे 220, अपॉन में R कितना दिया हुआ है 1200, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से, अगर इसको डिवाइड कर दिया तो ये लगभग आ जाएगा आपका 0.18 एम्पियर।
इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से 11 टाइम्स, यहाँ पे 2 6 आर 0, फिर 11/60 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। भाई मुझे V दिया हुआ है, कितना है 60 वोल्ट। इट ड्रॉज ए करंट, करंट भी दिया हुआ मुझे, कितना ड्रॉ कर रहा है भाई 4 एम्पियर। 4 एम्पियर का, एम्पियर जो है ऐसा यूनिट होती है हमारी करंट की, तो मुझे एम्पियर भी दिया हुआ है, कितने एम्पियर दिया हुआ है भाई 4 एम्पियर। उसके साथ साथ हमसे पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, करंट भी दिया हुआ है। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। भाई पहले कितना था, पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना था भाई 60, बाद में कितना हो गया, तो भाई पहले रेजिस्टेंस फाइंड कर लेता है। तो भाई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं यूज करूं ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को अगर हम यूज कर लेंगे यहाँ पे, तो ओम्स लॉ बोलता है कि R इक्वल टू क्या होता है V/I। भाई यहाँ से V और I की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो 60/4, कट करने पे कितना मिल जाएगा मुझे 4 1 जार और 4 5 जार, मीन्स कितना 15 जो है मेरा 15 ओम, ठीक है 15 ओम जो है मेरा रेजिस्टेंस मुझे मिल गया। बट अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि पोटेंशियल डिफरेंस को 120 वोल्ट कर दिया है, मतलब जो नया पोटेंशियल है तो वो अब पोटेंशियल कितना इंक्रीज करके कितना हो गया है 120 वोल्ट। अब V कितना हो गया है 120 वोल्ट। तो नाउ अगर मैं करंट फाइंड करूंगा तो करंट क्या होगा V/R। V/R के फॉर्मूले में अगर मैं V की वैल्यू यहाँ पे 120 रख दूं और रेजिस्टेंस जो मैंने अभी फाइंड किया, ठीक है फिलामेंट का जो भी मेरा हमारे पे दिया हुआ है पे करंट का हीटर का, तो भाई हीटर का हमारे पास आ गया, तो इसको डिवाइड करो, डिवाइड करने पे कितना आएगा 8 एम्पियर, यहाँ से 8 टाइम से कैंसिल हो जाएगा, 8 एम्पियर मेरा आंसर आ जाएगा। तो जो करंट होगा जो हीटर के थ्रू पास होगा वो कितना होगा 8 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू यहाँ से आसानी से निकाली जा सकती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आते हैं हमारे एग्जाम में भी, तो इनका रिवाइज आप करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इन ए कंडक्टर 6.25 into 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम इट्स एंड A to B इन 2 सेकेंड। मतलब इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं और एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो होने में इनको टाइम लग रहा है 2 सेकेंड। फाइंड द करंट थ्रू दी कंडक्टर, करंट मुझे फाइंड करना है। तो भाई मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, लिख लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन की वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे भाई, मुझे दी हुई है 6.25 into 10⁻16, ये मुझे दी हुई है। साथ ही साथ मुझे टाइम भी दिया हुआ है, कितना टाइम है भाई 2 सेकेंड टाइम मुझे दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी हो दिया हुआ है नीचे, इलेक्ट्रॉन मतलब E कितना होता है भाई 1.6 into 10⁻19 कूलाम, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है इसका ध्यान रखना। हमसे कोई पूछे एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, तो भाई प्रोटॉन का भी इतना होता है, ये इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो माइनस में होता है और जो प्रोटॉन का चार्ज है वो प्लस में होता है, दोनों सेम ही होते हैं। 1.6 ये भी 1.6, आगे 10⁻19 ये भी -19, दोनों सेम होते हैं, दोनों ही गुलाम होते हैं, मतलब दोनों सेम है, बस एग्जैक्टली साइन का चेंज है, इसमें प्लस होता है इसमें एक में माइनस होता है। नाउ अपने क्वेश्चन पे वापस से आते हैं। भाई Q का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, Q = NE, ठीक है भाई। तो अगर आप N और E की हेल्प से Q निकाल लोगे, उसके बाद में आप एक और फॉर्मूला आप पढ़ते हो Q = IT। भाई दोनों ही मेरे Q के फॉर्मूले हैं, Q = NEB और Q = ITB, दोनों ही मेरे Q के फॉर्मूले हैं। तो क्यों ना दोनों को इक्वल कर दिया जाए। तो भाई अगर मैं इक्वल करता हूँ IT = NE, तो उस केस में मेरे पास I का जो फॉर्मूला मुझे मिलेगा वो मिलेगा NE/में व्हाट टाइम। बस N और E की वैल्यू भी दी हुई है और T की भी दी हुई है, तो पुट कर देते हैं। तो 6.25 into 10⁻16 ये आ गया मेरा N into 1.6 into 10 कितना -19 ये आ गया मेरा E, और डिवाइड बाय टाइम कितना दिया हुआ मुझे 2 सेकेंड, टाइम भी आ गया मेरे पास। चलिए अब डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा भाई, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 5 into 10⁻−3, ठीक है। पावर देखो यहाँ पे 16 और माइनस करेंगे 19 तो आ जाएगा -3, और 6.25 की मल्टीप्लाई 1.6 से कर दोगे और हाफ कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 5। नाउ ये मेरा आएगा एम्पियर में, ठीक है भाई। तो एम्पियर में आएगा तो इसको एक काम कर सकते हैं हम, भाई मिली एम्पियर होता है, अगर हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इसको लिख सकते हैं 5 मिली एम्पियर। तो मेरा जो करंट आएगा आंसर वो आ जाएगा 5 मिली एम्पियर, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए करंट ऑफ 1.6 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 into 10⁻19 कूलाम। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल पास ईच सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर। ये मुझे फाइंड करना है कि कितना जो है
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी एन की वैल्यू जो है मुझसे पूछी गई है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले मुझे करंट दिया हुआ है, आई कितना दिया हुआ है भाई मुझे 1.6 मिली एम्पियर। जैसे अभी पीछे कन्वर्ट किया था भाई, मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, एम्पियर तो ऐसा यूनिट होती है, तो उस केस में हमें कन्वर्ट करना है -3 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो ये एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ मुझे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भाई, माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 ऑफ कूलाम, ये मुझे दिया हुआ है। अब मुझसे पूछा क्या है भाई, मुझे करंट पूछा है। टाइम मुझे कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है क्या मुझे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ईच सेकंड, मतलब हर सेकंड में कितना, तो मतलब टाइम दिया हुआ है 1 सेकंड, टाइम की वैल्यू भी दी हुई है 1 सेकंड। तो वही सेम Q इक्वल टू आई टी होता है, Q इज इक्वल टू आई टी, सॉरी Q इज इक्वल टू आई टी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आएगा, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। ठीक है भाई, तो यहाँ से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और Q का फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारा, यहाँ से हमारा फॉर्मूला जो निकल के आता है ना, ये आता है हमारा Q इज इक्वल टू आई टी। तो भाई यहाँ पे अगर हम चाहे तो यहीं पे रख सकते हैं एन ई इज इक्वल टू आई टी, इसी से भी कर सकते हैं। मुझसे n पूछा है ना, तो n करते हैं, n को सॉल्व करते हैं। n इज इक्वल टू आई टी अपॉन में e, तो i की वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे भाई, i दिया हुआ मुझे 1.6 इंटू 10⁻³ टाइम कितना दिया हुआ मुझे 1 सेकेंड, डिवाइड बाय e कितना है मेरा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो भाई 1.6 से तो 1.6 कैंसिल हो जाएगा, 19 की पावर जो है ऊपर आके प्लस हो जाएगी तो -3, और वो ऊपर आएगी तो प्लस में हो जाएगी 19, तो टोटल कितना हो जाएगा मेरा 10 की पावर 16। तो मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 10⁻16, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू फ्लो ए करंट ऑफ 200 मिली एम्पियर। 200 मिली एम्पियर का करंट मुझे दिया हुआ है भाई, आई की वैल्यू कितनी दी हुई है 200 मिली एम्पियर। तो भाई मिली एम्पियर को सबसे पहले एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं, तो भाई ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻³ -3, अब ये एम्पियर में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। भाई नेक्स्ट हमारे पास है कि भाई करंट का हमें रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 20 ओम, 20 ओम मुझे रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो नाउ ओम्स लॉ क्या होता है हमारा, ओम्स लॉ की हेल्प से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है भाई, बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर। भाई V इक्वल टू आई आर होता है, तो I की वैल्यू कितनी है हमारी 200 इंटू 10⁻³ इंटू R कितना है मेरा 20, बस इनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। 200 और 20 की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4000 इंटू 10⁻³ -3 का मतलब है 1000 से डिवाइड, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है आपको मिल जाएगा 4 वोल्ट्स। तो आपका जो आंसर है 4 वोल्ट मिल जाएगा आपको, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस। भाई अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बता सकते हैं, इसमें क्या हो सकता है, देखो 4000 पावर -3 का मतलब है अपॉन में पावर +3 या अपॉन में 1000, तो इस तरीके से 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे और मेरा आंसर आपको 4 वोल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज 1.2 एम्पियर करंट एट 6 वोल्ट। भाई 6 वोल्ट पे कितना करंट मुझे दिया हुआ है 1.2 एम्पियर, और 6 वोल्ट मेरा दिया हुआ है वोल्टेज, तो यानी कि मुझे करंट जो दिया हुआ है आई की वैल्यू वो दी हुई है 1.2 एम्पियर। और मैं बात करूं अगर पोटेंशियल डिफरेंस की तो वो दिया है मुझे 6.0 वोल्ट, तो दोनों मुझे दिया है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब वाइल ग्लोइंग, ग्लो करने के टाइम पे कितना होगा। तो भाई सीधे सीधे अगर मैं बात करूं तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन आई, तो मुझे वैल्यू पास कर देनी है सिर्फ, तो 6/1.2 मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे निकल के डिवाइड करूंगा, अगर पॉइंट हटाया तो यहाँ से एक 0, 12 5 तो मेरा आंसर आ जाएगा 5 ओम। तो 5 ओम मेरा रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिक बल्ब का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस कितना 5 ओम। मुझे रेजिस्टेंस R की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 ओम, मुझे 5 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3 वोल्ट। तो इस तरीके से मुझे क्वेश्चन जो है दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, भाई कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लेते हैं एक बार। V इज इक्वल टू 3 वोल्ट दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पास करेंगे, जल्दी से देखिए करके एक बार। R भी दिया हुआ है, V भी दिया हुआ है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी है 3/5, तो डिवाइड करके कितना आएगा 0.6 एम्पियर। तो ये हमारा आंसर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 0.6 एम्पियर। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वैल्यू पास करके आंसर ला सकते हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से देखेंगे सभी।
क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। भाई ओम्स लॉ क्या कहता है कि V जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, ठीक है, ये ओम्स लॉ कहता है, यानी कि V इज इक्वल टू आई आर, हमने इसको पढ़ा हुआ है। R यहाँ पे कांस्टेंट होता है, इसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसका मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के, इसलिए कि स्ट्रेट लाइन बनती है ग्राफ में। तो ये ग्राफ एक बार ध्यान रख लेंगे, ये ग्राफ हमारा ओमिक कंडक्टर्स के लिए वेरीफाइड है। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ में फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर ऑब्टेन, ड्रॉ ए कैरेक्टरिस्टिक VI ग्राफ। तो देखो हमारा एक हमें डेटा दिया हुआ है, इस डेटा की हेल्प से जो आपका वोल्टेज और करंट में दिया हुआ है, इसकी हेल्प से हमने एक डायग्राम बनाना है। जैसे कि 0.5 वोल्टेज आपकी, देखो यहाँ पे आप एक्स एक्सिस पे तो करंट को शो करो और वाई एक्सिस पे आप वोल्टेज को शो करो। इस तरीके से आप देखो, तो अगर आपका वोल्ट जहाँ पे 0.5 है उसके सामने आप जो है आपको डिनोट क्या करना है यहाँ से 0.2 के ऊपर। सेम ऐसे ही 1 जब होगा आपका, तो 1 के ऊपर आपको क्या शो करना है 0.4। ऐसे 1.5 के सामने क्या शो करना है आपको 0.6। ऐसे 2 और यहाँ पे कितना शो करना है आपको 0.8। और इसी तरह 2.5 के आगे क्या शो करना है आपको, नीचे कितना शो करना है यहाँ पे 1 एम्पियर। तो इस तरीके से हम डायग्राम को बना सकते हैं ग्राफ पेपर पे भी। तो ग्राफ पेपर पे इसी तरह से हम वैल्यूज लेते रहेंगे। वाई एक्सिस पे जो होगा वी ले लेंगे वोल्ट्स, और एक्स एक्सिस पे हम करंट को ले लेंगे एम्पियर में। तो इस तरीके से डायग्राम बनाया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे लिए है वो है कि पोटेंशियल डिफरेंस V व्हेन करंट इज 0.5। भाई करंट 0.5 कहाँ पर होगा, करंट 0.5 कहीं ना कहीं बीच में होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करें और दूसरी, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि कितना करंट होगा इस वाली लाइन के सामने। भाई इस लाइन के सामने अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसके सामने लगभग कितना हमें आंसर मिल जाएगा करंट का, तो ये हमें मिल जाएगा 1 और 1.5 के बीच में कहीं पे ग्राफ पेपर की हेल्प से। तो आपका जो ए का आंसर होगा वो आपका हो जाएगा लगभग 1.25 वोल्ट, ठीक है। 1.25 वोल्ट मुझे लगभग ग्राफ पेपर की हेल्प से अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 1.25। ये मेरा आंसर हो जाएगा पहले का। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है करंट बताना है, करंट आई व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.75। भाई 0.75 कहाँ पे होगा ग्राफ पेपर पे, देखते हैं इस पे ग्राफ में 0.75। भाई ये होगा 0.5 और 1.5 के जस्ट बीच में, तो यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं 0.75। 0.75 के सामने देखेंगे करंट कितना है। भाई यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसके सामने बिल्कुल, ठीक है भाई, और यहाँ से नीचे देखेंगे कितनी वैल्यू मुझे दे रहा है। तो भाई इसके नीचे जो मैं वैल्यू चेक करूँगा अगर मुझे, तो यहाँ पे बीच में एग्जैक्ट क्या वैल्यू मिलेगी भाई 0.2 और 0.4 के बीच में क्या आता है हमारा 0.3। तो उस मोमेंट पे करंट कितना होगा मेरा 0.3 एम्पियर। ये मेरा सेकंड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि करंट आई व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस V इज 0.75 के बाद रेजिस्टेंस इन सर्किट R बताना है रेजिस्टेंस। भाई एक चीज का ध्यान रखना है, जो मेरा VI ग्राफ होता है, VI ग्राफ का जो स्लोप होता है, ठीक है, ढाल जिसे हम बोलते हैं स्लोप। तो स्लोप जो होता है VI का वो मुझे R देता है, और R इक्वल टू क्या होता है V/I, मीन्स बाई एक्सिस पे कितना है और एक्स एक्सिस पे कितना है। तो अगर आप किसी भी ग्राफ को आपको दिया है, तो अगर आप उसका स्लोप निकालना चाहते हो तो आप इधर से चेक करो कि वो कितना झुका हुआ है, थीटा कितना है उसका एंगल। तो tan थीटा जो होगा मुझे स्लोप दे देगा। आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा m इक्वल टू tan थीटा, वो होता है मेरा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर मुझे पूछा है रेजिस्टेंस कितना है, तो कोई से भी 2 पॉइंट कंसिडर कर सकते हो, चाहो तो आप एक पॉइंट से भी निकाल सकते हो, क्योंकि एक यूनिक ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो उस केस में आप आराम से निकाल सकते हो वैल्यूज़ को। तो चलिए एक काम करते हैं, किसी भी एक पॉइंट को कंसिडर करते हैं। चलिए मान लीजिए ये वाला पॉइंट कंसिडर करते हैं जो कि 2.5 पे। लेट किया वहाँ पे जो V है मेरा कितना दिया हुआ मुझे V 2.5 वोल्ट, और उस जगह पे करंट कितना होगा भाई, यहाँ पे तो सामने जो वोल्टेज है वो कितनी है यहाँ पे 2.5, और नीचे कितना करंट है यहाँ पे भाई, करंट है मेरा कितना 1। 2.5 पे मेरा करंट कितने एम्पियर है 1.0 एम्पियर। तो अगर मुझे R फाइंड करना तो R क्या करेंगे V/I, यानी कि आपका 2.5 डिवाइड बाय 1.0, यानी कि अगर आप डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5 ओम, क्योंकि 1.0 को तो आप 1 ही लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस 0.0 का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस तरीके से मेरा आंसर आ जाएगा 2.5 ओम। तो रेजिस्टेंस इन द सर्किट विल बी 2.5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गिवन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस। चलिए एक काम करते हैं, लेंथ कितनी दी हुई है आपको, लेट लेंथ ऑफ वायर बी L, लेंथ को L मान लेते हैं, ठीक है। एरिया बी A, एरिया को A मान लेते हैं। तो R कितना दिया हुआ है आपको 1 ओम, R आपको 1 ओम दिया हुआ है। तो भाई अगर इसको हम स्ट्रेच कर देते हैं, ठीक है,
अगर हम स्ट्रेच कर देते हैं डबल को, मतलब हमारी जो लेंथ है लेट से एल डैश जो है आपकी डबल एल हो गई, ठीक है भाई। तो हमारी जो नई वाली देन एल डैश कितनी हो गई, अगर हम इसको स्ट्रेच कर देते हैं, अगर हम ठीक है डबल स्ट्रेच कर देते हैं, मतलब पहले अगर मान लो एल थी लेंथ, अब कितनी हो गई 2L हो गई। तो उस केस में भाई एरिया भी देखो, जब भी किसी वायर को या फिर किसी आप स्ट्रिंग को भी अगर आप खींचोगे किसी वायर को, तो उस केस में क्या होगा, लेंथ तो बढ़ेगी बट उसी के प्रोपोर्शनल में उसी ऑर्डर में क्या होगा, आपका एरिया भी कम हो जाना चाहिए। तब चलिए देख लेते हैं, जब आपकी एल जो है एल होगी पहले और एल डैश हो जाएगी आपकी 2L, तो एल जब आपकी चेंज हो रही है तो उस केस में एरिया भी तो चेंज होगा, तो नया एरिया क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मतलब जो पुराना एरिया ए रहा होगा तो नया एरिया क्या हो जाएगा, ए डैश इक्वल टू A/2। अगर नाउ अब हम फार्मूला लगाएं आर डैश इक्वल टू, फार्मूला है हमारा रो इंटू एल डैश अपॉन ए डैश। भाई हमारे पास पहले फार्मूला क्या था, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है हमारा, जब कोई भी लेंथ चेंज नहीं हो रही थी उस केस में आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता। बट अब जो है हमारा चेंज हो रहा है, तो आ रहा है एल डैश की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2L को पुट कर देंगे अपॉन एरिया कितना हो जाएगा A/2, ठीक है, इसको पुट कर देंगे। इस केस में 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा टोटल 4 रो एल अपॉन ए, और रो एल अपॉन ए किसकी वैल्यू है हमारी, रेजिस्टेंस जो कि पहले था, तो उस केस में रेजिस्टेंस हो जाएगा 4R, जो कि पहले कितना था, आर कितना था पहले 1, तो मेरा जो फाइनल आर डैश आएगा वो कितना आ जाएगा मेरा 4 ओम। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा आर डैश की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी मेरी 4 ओम, रेजिस्टेंस जो होगा मेरा चेंज हो जाएगा, नया रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 4 ओम। हेंस मैं लिख दूंगा उसमें कि न्यू रेजिस्टेंस विल बी 4 ओम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम, भाई इस बार रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है उसका 3 ओम, और लेंथ कितनी है दे रखी है मुझे 10, लेंथ कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसको स्ट्रेच कर दिया है कि न्यू लेंथ कितनी हो जाए, एल डैश कितनी हो जाए 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का मतलब तो ये हो गया कि ये 3 टाइम्स हो गई होगी 10, यानी कि 3 टाइम्स हो गई होगी पहले वाली लेंथ की। भाई अगर लेंथ 3 गुना हुई है तो उसी प्रोपोर्शनल में क्या होगा, एरिया भी तो कम हो जाना चाहिए। अभी तो मेरा आर का वैल्यू क्या आएगी, रो एल अपॉन ए, बट अगर मैं यहाँ से अगर मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ लेंथ को इंक्रीज कर रहा हूँ तो एरिया भी डिक्रीज हो जाएगा सेम मैनर में, तो नया एरिया विल बी A/3, एरिया क्या हो जाएगा A/3। अगर मैं आर डैश की वैल्यू फाइंड करूं देन आर डैश क्या होगा मेरा, रो एल डैश अपॉन ए डैश। रो चेंज नहीं होती है, रो हमारी रजिस्टिविटी मेटल जो भी हमारा वायर है उसकी है, तो वो चेंज नहीं होगी। वायर को खींचने पे या फिर उसको मोड़ने पे कोई रजिस्टिविटी में चेंज नहीं आता है। तो भाई चेंज करने के लिए अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। एल डैश की वैल्यू कितनी है हमारी 3L, और एरिया कितना हो जाएगा हमारा A/3, तो हमारे पास आंसर आएगा 3 ऊपर चला जाएगा तो आएगा 9 रो एल अपॉन ए, और मेरा जो रो एल अपॉन ए वो क्या है मेरा, हमारा पुराना वाला जो रेजिस्टेंस है आर, तो इस केस में मेरा आंसर आ जाएगा 9 × 3, यानी कि 27 ओम मेरा आंसर आ जाएगा न्यू रेजिस्टेंस। तो इस केस में नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 27 ओम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम हैविंग लेंथ 30 सेंटीमीटर इज ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ, मतलब एक एल लेंथ का जो वायर है उसको मोड़ा 2 बार, ठीक है, और उसको एक के ऊपर एक करके इस तरीके से ट्रिपल कर दिया, ठीक है भाई, इसको मोड़ के एक दूसरे के ऊपर ट्रिपल कर दिया ताकि ये थोड़ा मोटा हो गया। अब उस केस में लेंथ जो होगी हम देख रहे हैं कि लेंथ जो होगी न्यू वो L/3 हो जाएगी। ध्यान से देखने पे अगर आपको लग रहा होगा भाई पहले रेजिस्टेंस R कितना था, चलिए सॉल्व करने के लिए देख लेते हैं। पहले रेजिस्टेंस R कितना था 9 ओम, और लेंथ कितनी थी पहले, जो कि लेंथ थी 30 सेंटीमीटर। अब क्या हो रहा है, जो न्यू लेंथ है वो क्या हो जाएगी, न्यू जो मेरी न्यू लेंथ है वो कितनी हो गई है मेरी एल डैश, वो गई मेरी L/3। भाई अगर लेंथ कम हुई है तो एरिया को भी तो बढ़ना पड़ेगा ना, एरिया कितना हो जाएगा 3 है, उस केस में एरिया तो 3 टाइम्स हो जाएगा। अब अगर मैं आर के वैल्यू लगाऊंगा आर डैश इक्वल टू मेरा आएगा रो एल डैश अपॉन ए डैश, उस केस में एल डैश की वैल्यू कितनी है हमारी L/3, और अपॉन में एरिया कितना है 3A। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो अब की बार ये वाला 3 नीचे चला जाएगा, तो मेरा आंसर आएगा 1/9 रो एल अपॉन ए, ठीक है, और रो एल अपॉन ए क्या होता है हमारा ए, पहले वाला रेजिस्टेंस यानी आर की वैल्यू कितनी आपको दी हुई थी भाई 9 ओम, तो भाई आर डैश की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1/9 × 9, ठीक है, 1/9 × 9, और 9 से आप 9 को कट कर दोगे 1 टाइम्स, तो आपका जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो आ जाएगा 1 ओम, ठीक है, नए रेजिस्टेंस की आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 ओम। तो इस तरीके से जो है हम रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
ये हमारी वीडियो का जो है पार्ट 1 था। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, जिसमें हमने डिस्कस किया करंट, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, है ना, और बेसिक क्वेश्चन रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ के रिलेटेड। इसमें कुछ क्वेश्चंस हमने डायग्राम बेस भी किए, जिसमें हमने बताया किस तरीके से डायग्राम के बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ग्राफ बनाना होता है ताकि ग्राफ से आप इजीली समझ पाओ कि स्ट्रेट लाइन आ रही है तो ओमिक कंडक्टर यानी ओम्स लॉ अप्लाई हो सकता है। अदरवाइज अगर कर्व आ रहा है तो उसमें ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, वो नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज की वीडियो में हमें डिस्कस करने थे। कैसी लगी आपको आज की वीडियो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो की तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कुछ और टॉपिक पे वीडियो चाहिए या आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर। गर्मी में ध्यान रखिए, पानी पीते रहिए और पढ़ाई जारी रखिए, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बोर्ड्स स्टूडेंट के लिए खास तौर पे सलाह है कि आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, घूमने फिरने में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि गर्मी वैसे ही बहुत ज़्यादा है। तो आप घर में रह के पढ़ाई कर सकते हैं आराम से, ताकि आपका एक अच्छा खासा स्कोर बोर्ड में तैयार हो जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।